अब्दुल नहीं हूँ। आखिर आप मेरे इतने इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? आखिर कब तक मैं आपकी बेरुखी बर्दाश्त करूँ? ताइमा उसके रवैये से तंग आ चुकी थी। मुसलसल अपने मैसेजेस को इग्नोर होते देखकर वो बिलाखिर फटी पड़ी। हाथ ने उससे बोलने दिया। वो जानता था ताइमा गलत नहीं थी। गलत तो वो सब थे। जब उसे सच्चाई पता चलती जाने वो क्या करती। अब आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलें, कोई जवाब दें। आपकी इस खामोशी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। वैसे तो आप घंटों बोलते हैं अपने सेशंस में, लेकिन मेरे लिए आपके पास एक लफ्ज़ नहीं है। क्या आपको ज़रा सा एहसास नहीं? एहसास है दाइमा, इसीलिए खामोश हूँ। उसके लबों से अपना नाम सुनकर वो साकित हो गई। फ़ोन कान से लगाए वो जाने कितने लम्हे उस शहर में झगड़ी रही जो अपना नाम उसके लबों से सुनने पर कायम हुआ था। मैं आपकी बचपन की फियांसे हूँ। उसके अलावा हम कज़न्स भी हैं। हमारे दो दो रिश्ते हैं। क्या आपके पास किसी एक रिश्ते के लिए भी टाइम नहीं है? वो नम आंखों से शिकवा कर रही थी। उसकी बात सुनकर हाथ ने गहरा सांस लिया था। पहले ही सईद जबील पिछले 2 दिनों से लाहौर में उसके साथ रह रहे थे। वो उनकी मौजूदगी में काफ़ी मुहतात था। उससे पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था और अब दाइमा की ये जिद। उसे समझ न आया क्या करे। एक कज़न होने के नाते तुम मेरे लिए काबिल एहतराम हो। वो बस इतना ही कह पाया। दूसरी जानिब दाइमा को अपना दिल बैठता महसूस हुआ था। वो ड्राइंग रूम में थी, जहाँ दीवार पर हश्याम जबील की पेंटिंग थी। उसका साइज पूरी दीवार से कुछ ही कम था। सफ़ेद गल्फ लगे कपड़ों में स्याह शॉल कंधों पर डाले वो शख्स साथ में कोई किताब लिए कुर्सी पर बैठा था। वो किताब पढ़ रहा था। बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। वो सेहरंगेज था। वो उसे दिखती रही। वो जब जब ये पेंटिंग देखती थी उसे एहसास होता था कि उसकी माँ आखिर क्यों उस शख्स के इश्क में इतनी बुरी तरह गिरफ्तार हुई थी कि सालों गुजर जाने के बाद भी वो इश्क कायम रहा। उससे चेहरा घुमाया और फिर उसकी नज़र उस बड़े से फ्रेम पर पड़ी जिसमें उसकी तस्वीर लगी थी। वो हाथ जबील जो साहिरी हुलिये में किस कदर हर शाम जबील से मिलता था। ये तस्वीर उसी ड्राइंग रूम में खींची गई थी। हर शाम जबील की दवारगीर पेंटिंग के नीचे रखे भूरे रंग के बड़े से सोफे पर वो परचुमान था। उससे उसी तरह का सफ़ेद गल्फ लगा सूट पहन रखा था। अलबत्ता कंधों पर गहरे भूरे रंग की शॉल थी। ये फ़ोटो भी उसी पेंटिंग के साइज़ की थी। और कमाल ये था कि इस फ़ोटो में हाथ जबील और हशाम जबील दोनों थे, क्योंकि हाथ के पीछे थोड़ा ऊपर दीवार पर हशाम जबील की पेंटिंग थी। क्या मेरी माँ की तरह मैं भी इस शानदार शख्स से महरूम रह जाऊंगी? उसने तासुब से सोचा। हरगिज़ नहीं। फिर उसने सर झटक दिया। वो जैसे चौंकी। वो तो फ़ोन पर बात कर रही थी, पर उसकी तस्वीर ने दाइमा को ऐसा उलझाया कि वो भूल ही गई। उसे जल्दी से फ़ोन देखा पर कॉल कट चुकी थी। आज जबील के पास इतना टाइम नहीं था कि वो फुर्सत से बैठकर उसकी खामोशी सुनता। दाइमा का दिल खुलस कर रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हथेली से रगड़ते हुए उससे सईद जबील का नंबर मिलाया। अब वक्त आ गया था कि टोक टोक बात की जाती। देखो बरहुदार, मैं तुमसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरी बात का मान रखोगे, अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं करोगे। नाइमा से बात करने की कुछ देर बाद ही सईद जबील ने उसे लॉन्च में तलब कर लिया था। वो मुल्तान वापस नहीं जा रहे थे और उनकी ये बात हाथ को खटक रही थी। साथ वहीं लॉन्च से मुलक्का किचन में खड़ा कॉफ़ी बना रहा था। जी बाबा बोले। वो खड़ा था। कुछ देर पहले तक साथ हाथ के साथ उसके कमरे में था। वो किसी अहम मीटिंग में मशगूल थे। सईद जबील ने उसकी बात सुनकर गला खंगारा और कनखियों से साथ की जाने देखा। वाज़ेह इशारा था कि वो साथ की मौजूदगी में बात नहीं करना चाहते। साथ और हाथ को इकट्ठा देखकर सईद जबील को बेख्तियार मिकी और आरजे याद आते थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि ये दोनों शरीफ थे और वो दोनों। लाहौला। सईद जबील ने फ़ौरन सर झटकते उन अजीबोगरीब हुलिये वाले मिकी और आरजे का ख्याल ज़हन से निकाला। आप बात कर सकते हैं, साहद मेरे लिए फैमिली की तरह है। आज संजीदा लहजे में कहता उनके सामने सोफे पर बैठ गया। वो उसी अंदाज में बैठा जिस अंदाज में सईद जबील बैठे थे। कोई बात नहीं हाथ भाई, आप लोग आराम से बात करें। मैं ये कॉफ़ी लेकर ऊपर जा रहा हूँ। साथ ने कहा और तेज़ी से कप उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सईद जबील की शख्सियत ही ऐसी थी कि कोई उनके सामने मुश्किल से ही टिक पाता था। उसके जाने के बाद सईद जबील ने हाथ को देखा। वो उनके ऐन सामने बैठा था। दरमियान में कांच का बड़ा सा टेबल था। हाथ बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। वो जानता था सईद जबील इस वक्त उससे दादा नहीं बल्कि सईद हैदर जबील की हैसियत से कोई हुक्म देना चाह रहे थे। तो क्यों ना उनसे सिर्फ हाथ नहीं बल्कि हाथ जबील बनकर मिलना चाहता। देखो,
अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों की शादी कर दी जाए, दाइमा की और तुम्हारी। वो अपने बाप की तरह उनके हाथ नहीं आता था। अलबत्ता सईद जबील जानते थे वो हशाम जबील की तरह हिलाकियात का कायल है। वो इनकार नहीं कर पाएगा। और आपको क्यों लगा कि वो वक्त आ चुका है? वो उन्हीं के अंदाज में पूछने लगा। सईद जबील ने आगे सुखेड़ कर उसे देखा। वो हाक्सरी रंग की पेंट पर स्याह फॉर्मल शर्ट पहने हुए था। शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले थे और कफ कोहनियों से ज़रा नीचे तक फोल्ड थे। उसके बाल पीछे की जानिब सलीके से सेट थे। उसकी ग्रे चमकती आंखें सुर्ख थीं, थकावट और रत जगहों की शिकार। वो कितना भी थका होता पर हमेशा ऐसे ही रहता था। सईद जबील तो क्या, कभी किसी ने उसे रफूलिये में नहीं देखा था। तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है, और बच्चियों की जितनी जल्दी शादी हो उतना अच्छा है। सईद जबील भी संजीदा था। वो तो ठीक है, मैं लड़की ढूंढ लूंगा अपने लिए, पर दाइमा का क्या? आपने उसके लिए लड़कियां ढूंढ लिया? वो नॉर्मल अंदाज में कहता सईद जबील को सुलगा गया था। वो इतना मासूम क्यों बन रहा था। क्या मतलब लड़का ढूंढ लिया? मैं तुम्हारी और दाइमा की शादी की बात कर रहा हूँ। सईद जबील ने सब करते कहा। आपसे ही किसने कहा कि मैं दाइमा से शादी कर रहा हूँ? उससे इस बार सईद जबील की आंखों में देखते पूछा। वो हमेशा से अपने बड़ों की खुशियों के लिए कुछ भी करता आया था। वो उनको खुश देखने के चक्कर में ईमाने का दिल तोड़ चुका था। वो तुम्हारी मंगेतर है, कैसी बातें कर रहे हो? आप भूल रहे हैं, वो मेरी नहीं, अब्दुल की मंगेतर है, जबकि मैं अब्दुल नहीं हूँ। उससे एक एक लफ्ज़ पर जोर डालते कहा। सईद जबील खामोश हो गए। वो बस उसे घूरते रहे। फौरन कोई जवाब नहीं बन पाया था। वो तुम्हें ही अब्दुल समझती है। काफ़ी देर बाद वो बोले तो उनकी आवाज़ से पहले जैसी सख्ती नहीं थी। आज उनकी बात सुनकर होले से मुस्कुरा दिया। तीखी मुस्कान, खुद का मजाक उड़ाती हुई। वो अब सोफे से टेक लगाए बैठा था। उसकी दानी कोनी सोफे के बाजू पर टिकी थी। अंगूठे से वो अपनी थोड़ी सी हिला रहा था और नज़रें दाईं जानिब मौजूद उस दीवार पर जमी थी जहाँ आरजे मिकी और शामू काका की बहुत सारी तस्वीरें चिपकान थीं। ये आप लोगों की गलती है, मेरी नहीं। मैं अब्दुल बनकर किसी लड़की की ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका अंदाज इतना डोटोक था कि सईद जबील साकित रह गए। वो कुछ कहना चाहते थे, लब पड़पड़ाए पर अल्फाज कहीं अंदर ही दब गए। उनके तस्वुर के पर्दों पर दाइमा का चेहरा उभरा। दाइमा का दिल टूट जाएगा हाथ। वो अब सईद जबील से उसके दादा बन आए थे। मैंने उसका दिल कभी रखा ही नहीं बाबा जान। वो भी उन्हीं के अंदाज में बोला था। तो अब रख लो, मैं उस बच्ची को रोता हुआ नहीं देख सकता। वो अब जैसे इल्तिजा कर रहे थे। ये मेरे बस में नहीं है। वो अभी भी अपनी थोड़ी को सहला रहा था। मैं उसको क्या जवाब दूंगा? सईद जबील अब हकीकतन परेशान हो गए थे। इतना तो वो जान गए थे कि सामने बैठा लड़का रूहान जबील उर्फ आरजी की औलाद था। वो अपना फैसला बदलने वाला नहीं था। ये मुझे कैसे मालूम होगा? बेहतर होगा आप उसे सच बता दें। मैं अब्दुल नहीं हाथ हूँ। बरहुदार, तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। सईद जबील के तने कंधे ढीले पड़ गए। और आप मुझे एक मासूम लड़की को धोखा देने पर मजबूर कर रहे हैं। वो अब उनकी जानी मतवज्जा हुआ। वैसे भी अब्दुल जिंदा है, वो लौट आएगा, मैं उसे ले आऊंगा। तुमने तो अदम को लाने का भी वादा किया था। तुमने तो रोहान जबील को ढूंढ लाने का भी वादा किया था। सईद जबील ने उठते उठते उस पर चोट की। हाँ, जबील अपने वादे पर कायम है। सईद जबील उसकी शानदार शख्सियत को देखकर गहरा सांस लेते अपने कमरे की जाने पड़े। आप कल मुल्तान वापस चले जाएं, ये मेरा काम है, मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ। सईद जबील ठहरे ज़रूर थे लेकिन पलट कर नहीं देखा। वो फिर अपने कमरे की जाने पड़ गए। उनके जाने के बाद उससे अपना सांस बहाल किया। कितना मुश्किल था ना हशाम जबील से रूहान जबील बनना। सर झुकाकर बड़ों की मान लेने से अपने हक के लिए लड़ना। कितना मुश्किल था ना अपनी मर्जी से जीना। अगली सुबह सईद जबील मुल्तान वापस चले गए और वो इस्लामाबाद आ गया, इस बात से बेखबर कि उसकी सज़ा शुरू होने वाली थी। सलमा बेगम वापस तो आ गई लेकिन वही जानती थी कि पूरे रात से उन पर क्या गुजरी थी। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हुमायसा ने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला था। उनकी रात आंखों में कटी थी। हुमायसा की नज़रों में तो बार बार ईमान का चेहरा उभर रहा था। उस शाम घर का चूल्हा नहीं जला, ना कुछ पकाया ना कुछ खाया। सलमा के लिए ये गम किसी मौत से कम नहीं था कि उनकी बेटी को तलाक हो गई थी। क्या जवाब देती वो सबको? यही ख्याल उन्हें खा रहा था कि लोग क्या कहेंगे। रात आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता जब गुस्से और नफरत की शिद्दत कम पड़ने लगी तो ईमान का चेहरा उनकी आंखों के सामने लहराया। उसकी हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो इस तलाक से खुश थी।
या उससे जानबूझकर कुछ ऐसा किया था। दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि मुशारिब क्या करने जा रहा था। बेटी का गुनाह उनकी नज़रों में कम पड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि मुशारिब कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था। अगर उसकी माँ ऐसा ना करती तो वो कभी मानता ही नहीं कि वो ईमान को तलाक दे चुका है। उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। फजर की अजान से ज़रा पहले उन्होंने हुमायसा को पुकारा। ईमान का नंबर मिलाओ, मुझे उससे बात करनी है। सलमा बेगम के दिल को अब कुछ हो रहा था। शाम से बुला रही हूँ अम्मी, उनका नंबर बन जा रहा है। सलमा बेगम के दिल को हाथ पड़ा था। जल्दी से टिकट बुक करो, हम उसे लेने जा रहे हैं वापस। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो ख्याल आया कि मुशारिब जैसा इंसान उनकी बेटी को उस पराए शहर में कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था। ईमान मेरी बच्ची। कभी कभी एहसास होने तक पानी हमारे सर के ऊपर से गुजर चुका होता है। इससे पहले तो दुआओं पर यकीन था कम कम। तूने छोड़ा तो मनाजात का मतलब समझे। इससे मासील उठ जाएं। मार्ता ने उसके कमरे की लाइट ऑन करने के बाद एक झटके से दीवार की खिड़की से पर्दे हटा दिए। बाहर सूरज चमक रहा था जिसकी रोशनी सीधा उसके चेहरे से टकराई। वो जाने कब से सो रहा था। बहुत दिनों से वो इस कमरे से बाहर नहीं निकला था। इंस्टीट्यूट बंद हो चुका था। उससे मुजस्मा साजी कब की छोड़ दी थी। उससे शनाया से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़वाया था। जाने क्यों वो जब भी उसके सामने आती थी मासील की तकलीफ मज़ीद बढ़ जाती थी। उसी लड़की के साथ वो अपनी मोहब्बत से मुकर कर बेवफा हुआ था। ये ख्याल उसका पीछा नहीं छोड़ता था कि ईमान ने उसे और शनाया को एक साथ देखा था। उसके कमरे में जगह जगह सिगरेट के टुकड़े बिखरे हुए थे। वो नशा करके भी तंग आ चुका था। नहीं गया तो ये ख्याल नहीं गया कि वो बेवफा था। ईमान नहीं गई तो वो तकलीफ़ नहीं गई थी जो उसके अंदर शिद्दत पकड़ती जा रही थी। वो उन सब ख्यालों से बचने के लिए सोना चाहता था। वो नींद में डूबा रहता था। वो खुद को नहीं बल्कि अपने दिमाग को सुलाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसका दिमाग होश में आता था वो उसे कचौके लगाना शुरू कर देता था। मार्था, जाओ यहाँ से। उसे तकिए के नीचे मुंह छुपाते कहा, पहले आप उठकर नाश्ता कर ले। सब खत्म हो चुका था। पर मार्ता इंस्टीट्यूट से नहीं गई थी। वो आज भी वहीं काम कर रही थी। वो भी बिना पैसों के। उससे मासील का रूज देखा था। अब कैसे उसके जवाल में उसे छोड़ देती। वैसे भी वो अकेली थी। औलाद तो थी नहीं। शोहर तलाक दे चुका था। उससे पूरा इंस्टीट्यूट संभाला हुआ था और बदले में एक अच्छी और आज़ाद जिंदगी गुजार रही थी। सारे मुलाजिमों की छुट्टी कर दी थी। वो खुद ही काम करती थी। खाना भी खुद ही बना लेती। मुझे नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। वो गुस्से से चिल्लाया, मैं तो चली जाती हूँ पर जाना तो आपको चाहिए, वो भी पाकिस्तान। वो अभी तक विंडो के सामने खड़ी थी। सूरज की रोशनी में उसका साया मासील के बेड पर पड़ रहा था। कमरे में मासील ही की बनाई गई मनपसंद मूर्तियाँ रखी थीं। उसकी बात सुनकर मासील साकित हुआ और फिर उठ बैठा। उसका हुलिया अजीब था। बाल बिखरे हुए थे। शेव पड़ी हुई थी। आंखें सुर्ख अंगारा थीं और हाल किसी मजनू से कम नहीं लग रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए। उससे मार्था की जानिब देखने की कोशिश की पर सूरज की तेज रोशनी की वजह से देख नहीं पाया। मिस एमा की आखिरी विश समझकर वो जाती नहीं, आप पलट जाए। वो सर झुकाए बैठा रहा। और मेरा क्या होगा? उससे बंद होती आंखों के साथ दोबारा सवाल किया, शायद आपकी तकलीफ में कमी आ जाए। वो खामोश रहा। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, जल्दी आ जाए। बहुत हो गया ये सो। 1 साल गुजर गया है। 1 साल बहुत लंबा अरसा होता है। वो आम लहजे में कहती कमरे से निकल गई जबकि मासील वहीं बैठा रहा, खाली खाली नजरों से सामने दीवार को घूरता हुआ। तुझको भी छोड़कर जाए तेरा अपना कोई, तू भी एक रोज मकाफात का मतलब समझे। उससे अपने तस्वुर में उससे शिकवा किया था। वो जो उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। डॉक्टर साहिबा, मरीजा अपने कमरे में नहीं है। नर्स ने आकर उससे इत्तला दी। क्या मतलब अपने कमरे में नहीं है? वो हैरान हुई। मतलब वो कहीं भी नहीं है। हमने सब जगह चेक कर लिया है। वो झटके से अपनी कुर्सी से उठी और नर्स के साथ ही ईमान के कमरे की जाने पड़ी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। पूरा 1 घंटा ढूंढने और इंतज़ार करने के बाद उससे बिलाखिर हाथ का नंबर मिलाया। डॉक्टर महक का ताल्लुक रूहान जबील की वालदा आयशा जबील के ख़ानदान से था। वो रूहान जबील के मामूज़ाद की बेटी थी। यूँ वो हाथ की सेकंड कज़न थी। वो चली गई। जैसे ही हाथ ने फ़ोन उठाया महक ने खोया धमाका किया। चली गई? लेकिन कहाँ? वो जैसे साकित हो गया। पता नहीं।
उसे धीमे लहजे में जवाब दिया। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। कभी कभी हम बहुत देर कर देते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पर देर हो जाती है। सलमा बेगम ने भी पहुंचने में देर कर दी थी। जब वो अस्पताल पहुंची तो उन्हें यही खबर मिली कि वो वहाँ नहीं थी, वो जा चुकी थी। उसके अपार्टमेंट का पता निकाल कर वहाँ पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। सलमा बेगम को ज़मीन अपने पैरों से निकलती महसूस हुई थी। हुमायसा की हालत भी वही थी। ये मैंने क्या कर दिया? वो अब पछता रही थी, पर पछताने का फ़ायदा नहीं था। जो होना था हो चुका था। डॉक्टर महक ने उन्हें समझाकर वापस भेजा था कि ईमान एक समझदार लड़की थी। वो यकीनन नाराज़ होकर कहीं गई थी, बहुत जल्द लौट आती, पर कोई नहीं जानता था आने वाला वक्त कैसा था। वो जैसे ज़मीन से गायब ही हो चुकी थी। उसे ढूंढने में हाथ ने बहुत से दिन लगाए थे। उसका फ़ोन बंद था, उससे एक पल के लिए भी ऑन नहीं किया, वरना वो पता लगा लेता वो कहाँ थी। सलमा बेगम रोज़ डॉक्टर महक को कॉल करती। वो उन्हें तसल्ली देती कि ईमान मिल जाएगी। वो उसे ढूंढ रही थी, पर वो ना मिली। उसे मिलना ही नहीं था। वो जो चंद दिनों के लिए इस्लामाबाद आया था, अब 1 महीना हो गया था, वो उसे नहीं ढूंढ पाया था। उसे उस वक्त अपनी हैसियत का अंदाज़ा हुआ था। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी पर गिरफ्त रखने के बावजूद वो ईमान की लोकेशन जान नहीं पाया था। वो आंखें बंद किए कुर्सी से टेक लगाए बैठा, हाथ की 2 उंगलियों से पेशानी को मसल रहा था। लैपटॉप सामने मेज़ पर रखा था। लोकेशन इज़ नॉट फाउंड, ये उसकी एआई थी। वो ईमान की मौजूदा नंबर से उसके फ़ोन तक रसाई तो हासिल कर चुका था। वो लोकेशन अभी तक नहीं मिली थी। उससे गहरा सांस लिया और उठ खड़ा हुआ। लैपटॉप उससे बंद कर दिया। सर्दियों की शिद्दत में फिर से इजाफा हो रहा था। वो जैकेट पहनकर सर पे कैप ओढ़ते हुए बाहर निकल आया। पार्किंग एरिया से गाड़ी निकाली और यूं ही घूमता रहा। कुछ देर बाद वो ईमान के उस अपार्टमेंट के सामने खड़ा था जिसके 3rd फ्लोर पर वो रहती थी। वो रोज़ यहाँ आ जाता था। ये बेख्तियार था। वो जानता था उसका फ्लैट पिछले 1 महीने से बंद था, फिर भी वो वहाँ आ जाता था। उसे खुद नहीं समझ आता था वो ऐसा क्यों करता था। वो यूं ही गाड़ी में बैठा रहा, जैसे वो वेलेंसिया में करता था। बहुत खामोशी से उस पर नजर रखता था, यूं जैसे वो अभी अंदर से निकल आएगी और किसी मार्केट जाएगी ग्रोसरी करने। वो आज भी वो तूफ़ानी रात नहीं भूला था, जिस रात ईमान ने वेलेंसिया में अपनी शॉल उतारकर उस बच्चे को दी थी और खाने-पीने का सारा सामान दे दिया था। वो मंज़र उसे आज भी पूरी जज़्यात से याद था। याद-याद में फ़र्क होता है। कुछ लोगों की यादों में हम मर चुके होते हैं और लोग सोग मनाते रहते हैं, जैसे कि अदम जबील। और कुछ लोग हमें अपनी यादों में हमेशा ज़िंदा रखते हैं और वो हम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसे कि हाज जबील, जो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो गाड़ी में बैठा था और उसका जहन उस मंजर को ताज़ा कर रहा था जब वो अकेडमी में दाखिल हुई थी और वो और मुर्तज़ा लॉन में बैठे थे। अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये लड़की लिखने के साथ साथ अच्छा बोल भी लेगी। मुर्तज़ा ने कहा था और वो बिना उसकी जानिब देखे आगे बढ़ गई थी। क्या इसने अभी अभी हमें नज़रअंदाज किया है? मुर्तज़ा ने हैरत से हाथ को देखा। अब तुम इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। अगर वो यहाँ रुककर हमसे बात करने की कोशिश करती तो मैं डिसअपॉइंट हो जाता। अच्छा हुआ वो गुजर गई। वो एकदम माजी से निकलकर हाल में आया, तब उसे एहसास हुआ कि वो मुस्कुरा रहा था। ये एहसास ही बड़ा अजीब था। वो काफ़ी अरसे बाद दिल से मुस्कुराया था। वो भी उसके ख़याल को ज़हन में समोए। तो क्या वो उसके अंदर कहीं ज़िंदा थी? हमेशा से वही थी। उससे सर झुकाकर थोड़ी सीने से लगा ली। ए माने हमारी है, सुना तुमने? वो हमारी है, तुम्हें उसे लाना ही होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब्दुल के अल्फाज उसकी समाज से टकराए। उसे याद था उससे एक बार ईमानी की तस्वीर लगे फ्रेम को उलट कर रख दिया था। अगर तुमने दोबारा ईमाने की तस्वीर को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। अब्दुल ने उसे कैसी धमकी दी और वो फिर से मुस्कुरा दिया। वो दोनों उससे बहुत अजीज थे। अब्दुल और ईमाने दोनों जालिम थे जिन्होंने खुद को उससे दूर कर लिया था। वो थोड़ी सीने से टिकाए बैठा रहा। वो हाथ जबील उसकी शख्सियत से पूरी दुनिया नावाकिफ थी। वो जो राज जैसा था, वो किसी आम लड़की की तरह बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो तो हमेशा से वहाँ थी, उसके अंदर, उसके दिल में। वो जाने कितनी देर वहाँ बैठा रहता, जब अचानक उसकी नज़र मुशारिफ पर पड़ी। वो चौंक गया। वो उसे पहचान गया था। मुशारिफ अंदर गया था, फिर कुछ देर बाद बाहर निकल आया। वो अब अपनी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करता एक जानिब गया और हाथ के जबड़े भींच गए।
उससे अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे लगा दी। आज वो यकीनन बचने वाला नहीं था। दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं है, बल्कि पत्थर हो जाता है, जैसे वो हो गई थी। कभी कभी हमारे लिए कयामत आती है और खामोशी से हमें बर्बाद करके चली जाती है। दुनिया को पता ही नहीं चलता। ऐसा ही उसके साथ हुआ था। वो पूरी दुनिया से लड़ सकती थी, मुशारिफ जैसे 100 इंसानों से, लेकिन सलमा बेगम से नहीं। वो हार गई थी और उसे लगा वो सब हार गई हो। उससे ईमानदार रहने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, पर बिलाखिर वो बेईमान कहलाई। सलमा बेगम के जाने के बाद वो खामोशी से अस्पताल से निकल आई। उसका यहाँ क्या बचा था? कुछ भी नहीं। वो अब रो नहीं रही थी। उसे सबसे पहले अपने फ़ोन को बंद करके एक गहराई वाली जगह पर फेंका था। कई बार उससे खुदकुशी का सोचा, फिर वो रुक जाती। वो इतनी बहादुर नहीं थी कि खुदकुशी करके अल्लाह की नाराज़ी हमेशा के लिए मोल ले लेती। उस दिन उसने आखिरी बार एटीएम यूज़ किया था और फिर वो अपने अपार्टमेंट से कुछ सामान लेकर उसे लॉक करके जाने कहाँ चली गई। उसकी फ्लैटमेट भी 3 माह के लिए इस्लामाबाद से बाहर गई थी, इसलिए उसने सपाट तासुरात के साथ अपार्टमेंट को लॉक किया और ये जाने बगैर कि वो कहाँ जा रही थी, बस चलती गई। वो छुप जाना चाहती थी पूरी दुनिया से, अपनी माँ से जो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, उन सब लोगों से जो उसे एक तलाक याफ्ता के तौर पर कबूल नहीं कर सकते थे, अब्दुल जैसे दोस्तों से, मासील जैसे आशिकों से और मुशारिफ जैसे मर्दों से। वो सबसे दूर चली जाना चाहती थी, सबसे छुप जाना चाहती थी। वापसी का सफ़र वापसी का सफ़र उसके लिए मुश्किल था, लेकिन ये तो तय था कि उसे वापस आना था। उसे वापस आना था ये देखने कि वो जिससे मोहब्बत का दावा करता था, उसका क्या हाल बना चुका था। कौन कहता है कि मोहब्बत करने वाला ही सब सफ़र करता है? जिससे मोहब्बत की जाती है, हम उससे अपने कर्जदार समझकर वसूली करते हैं, और ये वसूली किसी किसी तौर सस्ती नहीं होती। वो फ्लाइट में बैठा था, 1, 2, 3, बल्कि पूरे 12 साल बाद वो वापस लौट रहा था। दिल की हालत अजीब सी थी। जिंदगी उसे एक नए मोड़ पर ले आई थी। कदम भारी हो चुके थे। जब वो यहाँ से गया था तो कभी सोचा नहीं था कि पलट कर आएगा, पर वो उसे खींच लाई थी। आज जबील अपने एक मकसद में कामयाब हो चुका था। वो वापस आ चुका था। सईद हवेली के दरो दीवार ये सच जानकर लरस गए थे, जो इस वक्त दायमा जबील पर बीत रहा था। वो बेयकीनी से कभी ज़िया जबील, कभी हैदर जबील, तो कभी अपनी माँ को देख रही थी, जो उसी की तरह हैरान थी। इस सच से सिर्फ वो दोनों नावाकिफ थी। ज़िया जबील सर झुकाए बैठे थे, जबकि सईद जबील के अंदर पछतावा तो था, पर उन्होंने ज़ाहिर होने नहीं दिया। अगर वो इतने मजबूत असाब के मालिक न होते तो शायद सईद हैदर जबील भी न होते। आज हमदान साहब भी उधर ही आए हुए थे। यकीनन आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ताइमा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर मौत की सर्दी थी, यूं जैसे उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। नहीं दाइमी बेटा, यही सच है। जिसे तुम अब्दुल समझती हो वो हाथ है। सईद जबील ही ये हिम्मत कर सकते थे। ताइमा के अंदर क्षण से कुछ छूटा था। माहिन हमदान ने पहले सईद जबील और फिर अपने बाप हमदान साहब को देखा। वो भी इस सच से वाकिफ थे। हमदान साहब नशे चुरा के वो बुरी तरह से फंस चुके थे। उनकी 2 बेटियां, माही और खानम जबील, खानदान में ब्याही गई थीं। दाइमा और हाथ उनके नवासा नवासी थे। वो किसका साथ देते? दाइमा को सच बता देते तो हाथ का क्या होता? आप सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज़ सरस रही थी। उसके लिए ख्याल ही रूह फुर्सा था कि वो जिस शख्स को मंगेतर समझकर सालों से मोहब्बत करती आ रही है, वो शख्स दरअसल उसका मंगेतर था ही नहीं। वो अब्दुल था ही नहीं, वो तो हाथ था। दाइमी बेटा, बात समझने की कोशिश करो। ज़िया जबील ने बड़े प्यार से पुचकारा। बड़े बाबा, आपने भी? वो मतवर्रम आंखों से बोली। वो मधिया, शाम जबील की बहन, ये बात जबील खानदान की इकलौती बेटी थी। वो लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? उसने एक हाथ से अपनी पेशानी पकड़ ली। वह खुद पर काबू रखने की गर्ज से ड्राइंग रूम में चक्कर लगा रही थी। यानी आप लोग कहना चाहते हैं ये शख्स अब्दुल नहीं बल्कि हाथ जबील है? उससे दीवार पर लगी उस तस्वीर की जानिब इशारा किया जिसे वो अक्सर देखती थी। ड्राइंग रूम में मौत की सी खामोशी थी। माहिन हमदान लब से बैठी थी, खुद पर सब करने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा नहीं था कि उसकी बेटी के नसीब में भी वो शख्स नहीं होगा जिसे वो बेपनाह चाहती है। यानी उस रात हाथ नहीं बल्कि अब्दुल मर गया था और हाथ अब्दुल बनकर रह रहा है।
ओह माय गॉड! वो बेचैनी से टहलने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, लब खुश्क पड़ चुके थे और गले में कांटे चुभाए थे। अब्दुल मरा नहीं, जिंदा है। सईद जमील ने एक और बम फोड़ा। ये बात सुनकर दाइमा ने हैरत से उन्हें देखा और फिर वो बेसाख्ता हंसी। वो हंसी गई। उसकी हंसी में एक पैन था, दर्द था। क्या आप लोगों को बेटे इतने अजीज है कि आप अपनी बेटियों के साथ इतना बड़ा धोखा करें? उसके लहजे में जहर सा घुल गया था। वो सारे उसके मुजरिम थे जो खामोश बैठे थे। अब वो साइफा, दाइमा और अदम का बड़ा भाई इस वक्त हवेली में नहीं था और यकीनन वो भी इस सच से नावाकिफ होगा। हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम सच सामने नहीं ला सकते। और मैं, मेरा क्या? मैं कहाँ जाऊं? उसे बेसाख्ता अपना चेहरा साफ किया। जब तुम्हें सच पता चलेगा तुम खुद समझ जाओगी। मुझे नहीं जानना सच। वो चिल्ला उठी। खुदा का खौफ करें आप लोग। मैं इंसान हूँ, कोई गुड़िया नहीं। वो रो दी थी। कभी माफ नहीं करूंगी आप लोगों को। वो रोते हुए कहती वहां से भागी थी। माहिन हमदान की तो जैसे अल्फाज किसी ने सल्ब कर लिए थे। वो पत्थर की मूरत बनी बैठी रही। ड्राइंग रूम में बैठे तीन बूढ़े मर्दों के कंधों पर ढेरों बोझ था। ये तभी कम हो सकता था जब हाथ जबील सब ठीक कर देता। सबने मुझे धोखा दिया। आप तो बता सकते थे ना, मुझे कितना मान था आप पर। वो हाथ को कॉल मिलाए बेतरहार रो रही थी। हाथ खामोशी से उसे सुनता रहा। मैंने कोशिश की थी। मुझे बताएं मैं अब क्या करूं? मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं। रोते हुए उसका यूं इजहार करना किसी भी मर्द की धड़कनें तेज कर सकता था, पर मुकाबिल हाथ जबील था जिसका दिल धड़कता ही नहीं था। धड़का भी था तो दाइमा के लिए बिल्कुल भी नहीं। मैं अब्दुल नहीं हूँ दाइमा, हाथ हूँ मैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने शख्सियत से मोहब्बत की है, नाम से नहीं। तुम मेरे लिए काबिल एहतराम हो और कुछ भी नहीं। आज जबील ने उसका दिल तोड़ दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हशाम जबील ने माहिन हमदान का तोड़ा था। और फिर उसे भी उसकी मोहब्बत कभी ना मिली। मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी, आपको भी नहीं। वो फ़ोन बंद कर गई थी जबकि थकन से चूर हाथ ने आंखें बंद कर ली। उसे अभी बहुत ज़रूरी काम करना था। चलो अच्छा था, ताइमा को सच पता चल चुका था। वैसे भी वो उसके लिए कज़न से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। वो सारी रात सो नहीं पाई थी। नींद कैसे आती जब आंखें बेतहाशा आंसू बहा रही थीं। मौसम वैसे ही खराब था। सईद हवेली में मौत का सा सन्नाटा था। वो कमज़ोर दिल लड़की नहीं थी, लेकिन उसे धोखा उसके अपनों ने ही दिया था। उसके लिए ये बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल था। जाने वो कितनी देर तक ये में मुंह दिए रोती रही। जब उसे बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी तो उठकर खिड़की में आ खड़ी हुई। उसकी आंखें बेतहाशा सूजी हुई थी। आहिन कितनी ही देर उसके दरवाजे पर दस्तक देती रही थी और उसे दरवाज़ा नहीं खोला। वो अपनी माँ को भी कसूरवार समझ रही थी। वो खुली खिड़की से बादलों से ढके आसमान को देखती रही। जाने कितनी देर वो वैसे ही खड़ी रही। हाथ का चेहरा एक पल को उसके नसों से दूर नहीं हुआ था। होश में तब आई जब बारिश शुरू हुई। उसके कमरे से हवेली के गेट का मंजर साफ नजर आता था। गेट से अंदर दाखिल होते ही लंबी रोश थी और दोनों जानिब लॉन बना था। अचानक उसकी नज़र गेट पर पड़ी। गेट से अंदर आती रोश पर कोई खड़ा था। उससे गुमान हुआ जैसे वो अदम जबील था। उसे सर खिड़की से बाहर निकाल कर देखा तो साकित रह गई। छोटा सा बैग कंधे पर डाले वो बारिश में खड़ा भीग रहा था। वो यहाँ तक तो आ गया था पर शायद अंदर आने की हिम्मत नहीं थी। अदम भाई! वो जोर से चिल्लाई और फिर दरवाजे की जाने भागी। वो वहीं खड़ा था। सईद हवेली के सभी मुलाजिम पुराने थे। सबने उसे पहचान लिया था और दाइमा भी उसे टीवी पर देख चुकी थी। वो नंगे पांव सीढ़ियां उतरती बाहर की जाने भाग रही थी। माहीन अभी तक ड्राइंग रूम में बैठी थी। जब उसने दाइमा को यूं पागलों की तरह भागते देखा तो घबराकर उसके पीछे लपकी। दाइमी, किधर जा रही हो? माहीन की आवाज़ से पूरी हवेली में जैसे भौचाल आ गया था। सबके कमरों के दरवाजे खुल चुके थे। मुलाजिम चौकन्ने हो गए थे। वो पोश और बूर करती अब लॉन में पहुंच गई थी। अदम वहीं खड़ा था। वापसी का सफ़र उसके लिए किस कदर मुश्किल था ये वो ही जानता था। वो पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। वो फूले सांस के साथ उसके सामने जा खड़ी हुई। अदम भाई! उसके आंसू का नमकीन पानी बारिश की बूंदों में घुल मिल गया। अदम ने सालों बाद किसी रिश्ते की मोहब्बत को महसूस किया था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में पानी भर आया। वो उसके गले लग गई। पता है मैंने आपका कितना इंतज़ार किया।
हम सब ने। वो जैसे ही अलग हुई तो अदम की नज़र कुछ फासले पर खड़ी माहीन पर पड़ी। वो उसकी माँ थी, जिससे थोड़ी सी लापरवाही की एक लंबी सजा काटी थी। वो बेयकीनी से अदम को देख रही थी, यूं जैसे ये सब ख्वाब हो। कितने साल गुजर गए थे, कितने साल। वो अपने बेटे को देखने को, उसकी आवाज़ सुनने को, उसे महसूस करने को तरसी थी। उसका ये बेटा फिजिकली कमज़ोर था, बचपन से दमे का शिकार था। वो हर रात यही सोच कर रोती थी कि जब उसे दमे का अटैक होता होगा तो वो कैसे खुद को संभालता होगा। वो दाइमा से अलग होता अपनी माँ की जाने पड़ा, जिससे वो इससे नफरत करता आया था कि वो उसके बाप से वैसी मोहब्बत नहीं कर पाई थी जैसी उसका बाप उसकी माँ से करता था। उसे अपनी माँ हमेशा बेवफा लगी थी, पर वो ये ना जान सका कि उसकी माँ ने पूरी ज़िंदगी बेवफाई में गुजार दी और अपने बेटे का इंतज़ार करते करते मॉम। सालों बाद उसके लबों से ये लफ्ज़ फिसला था। उसकी जाने पड़ा पर माहिर लड़खड़ा कर एक जानिब गिर गई। अगर वो तेज़ी से लपक कर उसे न पकड़ता तो ज़मीन बोस हो जाती। सईद हवेली का माहौल एकदम ही बदल गया। जहाँ शोक का समा था, वहाँ अब सबके चेहरों पर खुशी और हैरानी थी। माइन हमदान तो उसे वहाँ देखकर सदमे में ही चली गई। आई एम सॉरी मॉम, मैंने बहुत देर कर दी। वो माहिन का हाथ थामे बैठा था। जब माहिन उसके चेहरे को बार बार छू कर देख रही थी, वो पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गया था, लेकिन उन सब के लिए तो टीन एज के लिहाज से सब बहुत बेहतर था। मैंने बहुत इंतज़ार किया तुम्हारा अधम। माँ माँ होती है, बच्चा कैसा भी हो, कितना बड़ा जवारी या नशई क्यों ना हो, माँ के लिए वो उसका बच्चा ही होता है। भाई तो यहाँ से जाकर मासील बन गए, वही जो बनना चाहते थे। दाइमा ने कहा तो वो होले से मुस्का दिया। मैं मासील नहीं हूं अब, सब खत्म हो चुका है। मैं अब सिर्फ अदम हूँ, आपका बेटा। उससे माहिन के हाथ पर बोसा दिया। अब तो नहीं जाओगे ना? इल्तिजाई नज़रों से उसे देखती पूछने लगी। वो कहना चाहता था, पता नहीं यहाँ कब तक रुक पाऊंगा, पता नहीं मंजिल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन उससे सिर्फ नाम ही गर्दन हिला दी कि अब वो कहीं नहीं जाएगा। ताइमा कुछ देर के लिए अपना सारा दुख दर्द भूल गई थी। उसे याद रहा तो बस इतना कि उसका भाई लौट आया था, अदम जबील, सईद हवेली का एक और वारिस लौट आया था। कसम ले लो मुझसे, मैं नहीं जानता ईमान कहाँ है। कुर्सी से बंधे मुशारिफ की हालत खराब हो चुकी थी। तो तुम वहां क्या लेने गए थे? तुम उसके अपार्टमेंट क्या लेने गए थे? बूढ़ी में छुपे आधे चेहरे वाले शख्स से सर्द लहजे में पूछा था। मुशारिफ नहीं जानता था वो कौन था। उसकी बदकिस्मती कि वो ईमान के अपार्टमेंट गया, पर वापसी पर किसी ने उसे अगवा कर लिया। जब होश आया तो खुद को कुर्सी के साथ बंधा पाया था। उसे यहाँ कैद हुए 24 घंटे गुजर चुके थे। बूढ़ी वाला शख्स जो भी था, मुशारिफ को उससे खौफ महसूस हो रहा था। वो मैं। मुशारिफ में थूक निकला। तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं, तुम उससे हर रिश्ता खत्म कर चुके हो। फिर वहां जाने का मकसद? वो उसी कुर्सी के गिर्द घूम रहा था। स्टोर उस कमरे में बस इतनी ही रोशनी थी, इससे मुशारिफ को वो शख्स चलता फिरता दिखाई दे रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं उससे बदला लेना चाहता था। मैं गलत इरादे से गया था, पर वो मुझे नहीं मिली। जान बचाने के लिए उससे सच बोलना ज़रूरी समझा। किस बात का बदला? और महीनों बाद क्यों याद आया? वो एकदम से पलटते हुए उसके ऊपर झुका। मुशारिफ काम किया। उसे यूँ लगा जैसे दिल पस्सियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। उससे कुछ बोला ही नहीं गया। बोलो। वो दाड़ा। उससे मुझे खुद को छूने नहीं दिया, उससे मुझे रिजेक्ट किया। मैं। उसके अल्फाज दरमियान में ही रह गए। बूढ़ी पहने शख्स से उसकी गर्दन दबोच ली थी। खबरदार जो ईमान का ख्याल भी दिल में लाए, खबरदार जो कभी उसके बारे में सोचा। याद रखना, मेरी नजरें तुम पर हमेशा से हैं। उससे गिरफ्त तेज की तो मुशारिफ की आंखें उबल आईं। वो अपना में गर्दन हिला रहा था। उससे झटके से छोड़ दिया, पर वो अभी उसे आज़ाद करने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए उसे छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया, पर जाते हुए उसका मुंह बंद करना नहीं भूला था। कमरे में अंधेरा पड़ गया। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज़ गले में ही दम तोड़ गई थी। वो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करता अपने कमरे में आया। उससे झटके से हुडी उतारी। वो हाथ था जो गहरे गहरे सांस सीधा खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। मुशारिफ की बातों ने उसके जिस्म में अजीब बेचैनी भर दी थी। वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। वो एक मशहूर सिंगर बन चुका था और वो कॉन्सर्ट और शोज़ अपनी मर्जी से करता था। कभी कभी वो हफ्तों गायब रहता और जब कभी स्टेज पर आता तो आग ही लगा देता था।
वो अब कहीं भी बेधड़क घूम नहीं सकता था। लोग उसे पहचान जाते थे। ज़्यादातर वो मास्क लगाए घूमता था। कभी कभी वो बॉक्सिंग के लिए चला जाता। जिंदगी काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी, पर आज भी उसके जहन में एक ही सवाल घूमता था, क्या हाथ ने ईमानी को ढूंढ लिया। उस दिन उसका शो था। वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था जब उसकी नज़र एक अजीब शख्स पर पड़ी। वो सियाली बास में था, सर से पांव तक। वो चीखते चिल्लाते लोगों के दरमियान सट नजरें उस पर जमाए खड़ा था। अब्दुल चौंक गया। वो जो कोई भी था, कोई फैन हरगिज नहीं था। जब वो परफॉर्म कर चुका था तो उसने उस मार्क्स वाले शख्स को भीड़ से निकलते देखा। अब्दुल सब वहीं छोड़कर स्टेज के पीछे कहीं गायब हो गया। जैसे ही वो हॉल से बाहर निकलकर सड़क पार करने के बाद सुनसान गली में दाखिल हुआ, अचानक ही किसी ने उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाया, पीछे मुड़कर देखा तो अब्दुल उसके पीछे था। वो भी मास्क लगा कर आया था और वो शख्स उससे पहचान गया था। कौन हो तुम? अब्दुल ने घुरा कर पूछा, लेकिन वो शख्स उसे देखकर मुस्कुराया और भागना शुरू कर दिया। अब्दुल ने उसका पीछा किया। वो तारीख गलियों में भाग रहे थे। अब्दुल ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुकाबले में फाइटिंग में काफ़ी काबिल था। दोनों अब कदरे सुनसान जगह पर पहुंच चुके थे और फिर वो शख्स रुक गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? अब्दुल ने आगे बढ़ते एक जोरदार मुक्का उसे रसीद किया, लेकिन वो शख्स अपनी जगह से हिला ही नहीं। यूं जैसे फौलाद का बना हो, वैसे हंस रहा था जैसे कोई साइको हो। तुमसे पूछ रहा हूँ। वो फिर आगे बढ़ा और दूसरा मुक्का मारने के लिए हाथ घुमाया ही था जब उस शख्स ने उसका हाथ फिजा में ही पकड़ लिया। कोई फायदा नहीं। क्यों अपनी एनर्जी जाया कर रहे हो? उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि अब्दुल के जबड़े भींच गए। सिर्फ ये बताओ, तुम हाथ हो या अब्दुल? और ये बात सुनते ही अब्दुल डट गया। आखिर कौन था वो शख्स? अब्दुल ने दूसरा हाथ बढ़ाकर उसका निकाब उतारना चाहा, पर उस शख्स ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। अब्दुल ने जोरदार लात उसके पेट में दे मारी। वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ। मैंने कहा ना, मुझे मारने का कोई फायदा नहीं। उल्टा तुम नुकसान उठाओगे। वो फिर से बोला। तुम कौन हो? अब्दुल और हाथ के बारे में क्या जानते हो? मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम अपने बाप को ढूंढ रहे हो। मिलना चाहोगे उनसे? और अब्दुल साकित हुआ। वो कौन शख्स था जो उसके बाप तक को जानता था? बकवास बंद करो अपनी। मेरा बाप मर चुका है। अब्दुल की बात सुनते ही उस शख्स से कहकर लगाया। ओ रेली, फिर तुम उन्हें ढूंढ क्यों रहे हो? वो अब्दुल के करीब होता सरगोशी नुमा अंदाज से बोला, जबकि अब्दुल पूरी तरह उलझ चुका था। मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा, ना मैं किसी हाथ को जानता हूँ। उससे मानने से इनकार कर दिया। ठीक है फिर, जाओ यहाँ से। यहाँ पर जब तुम्हारा इरादा बदल जाए और तुम अपने बाप से मिलना चाहो तो बता देना, बल्कि इशारा देना, हम समझ जाएंगे, क्योंकि तुम हमारी नज़रों में हो। हम हमसे क्या मुराद था? कौन थे वो लोग? अब्दुल डट गया। दोबारा मुझे नज़र मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अब्दुल उसे वार्न करता वापस पलट गया, और उसका दिल कर रहा था उस शख्स से कहे कि वो फौरन उसे उसके बाप के पास ले जाए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उससे अपनी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ की तवक्का नहीं की थी। अपने बाप तक पहुंचना चाहते हो तो हाथ को यहाँ ले आओ। उस शख्स ने ऊंची आवाज़ में कहा तो वो लम्हा भर को रुका और फिर चल दिया। हाथ, हाथ, हाथ। जाने वो हर जगह क्यों था? उसके सीने में अलाव जल उठा, लेकिन वो वहां से निकलता चला गया। मैं चाहती हूँ मैं तुम्हें बताऊं कि काश कोई लफ्ज़ मेरी अज़ियत के मैयार पे पूरा उतरे, तो मैं तुम्हें बताऊं कि दर्द और तकलीफ़ इस अज़ियत से बहुत छोटे लफ्ज़ है जो मैं महसूस करती हूँ। वो खोई खोई अंदाज में बैठी अज़ियत से भरे लफ्ज़ों को कागज़ पर उतार रही थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे ये काम सदियों से करती चली आ रही हो। जब कागज़ पर मज़ीद जगह न बची तो उससे वो कागज़ फोल्ड किया और लिफाफे के अंदर डाल दिया। फिर उससे उस लिफाफे पे नाम पता लिखा। हाथ जबील, एक खास शख्स के नाम जिससे मुझे हम बना दिया। उसके बेड पर ऐसे और भी लिफाफे पड़े थे। ये शायद आखिरी खत था। उससे अभी तक एक खत भी भेजा नहीं था। वो लिख लिख कर अपने पास ही रख रही थी। 2 माह, 2 माह वो हॉस्टल के कमरे में बंद थी। उसे बाहर निकल कर दुनिया नहीं देखी थी। उसके पास फ़ोन भी नहीं था। उसका खाना उसके कमरे में आ जाता था, जिससे वो कभी खा लेती तो कभी पड़ा रहता। पूरे हॉस्टल में उसके मुतालिक अजीब बातें फैलने लगी थीं। लोग उसे नफसियाती समझने लगे थे। रात को उस कमरे से अक्सर रोने की और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आती थीं। कुछ लड़कियां उसे आसिफ ज़्यादा समझ रही थीं। वो वार्डन को शिकायत कर चुकी थीं कि ऐसी लड़की को हॉस्टल में क्यों रखा था, जिसका रवैया बड़ा ही अजीब था।
और वार्डन ने उसे हॉस्टल से निकालने का फैसला कर लिया था। हाल से मंसूब वो तेज़ी से अस्पताल की राहदारियों में आगे बढ़ता जा रहा था जब उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन कॉल को इग्नोर कर दिया, लेकिन वो फिर से बजने लगा तो उसे फ़ोन उठाना पड़ा। सईद जबील की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, कैसे याद किया? वो तेज़ से चलता उनसे बात कर रहा था। वालेकुम सलाम। क्यों बरहुदार, मैं अपने पोते को याद नहीं कर सकता? सईद जबील की आवाज़ से काफ़ी बशाशत थी। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं वैसे ही पूछ रहा था। इस्लामाबाद से कब वापस आ रहे हो? तुम्हें वहाँ गए 6 महीने हो गए हैं। उनकी बात पर वो खामोश हो गया। वो यहाँ से नहीं जा सकता था जब तक वो पूरी तरह ठीक न हो जाती। वो फिलवक्त किसी को मैसर नहीं था। बस दुआ करें मैं जल्द आ सकूं। उसकी बात में छुपा मतलब सईद जबील नहीं समझ पाए। है, तुम्हारा शुक्रिया कहने के लिए फ़ोन किया था। आखिर तुमने अपना वादा पूरा किया। भूल जाओ। कैसा शुक्रिया? अदम लौट आया है, वो वापिस आ चुका है। और हाथ वहीं रुक गया, यूं जैसे उसके पाँव ज़मीन ने जकड़ लिए हों। उसको यहाँ आए काफ़ी वक्त हो गया है। सोचा था तुम आओगे तो तुम्हें सरप्राइज देंगे, पर मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ। जब तुम इस्लामाबाद गए थे वो तभी आ गया था। और हाथ को जैसे यकीन न हुआ। तुमने अपना वादा पूरा कर दिखाया, तुम उसे ले आए। हाथ जबील, मुझे तुम पर फ़ख्र है। उससे बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया। और वो टेक न लगाता तो खड़ा न रह पाता। मेरे जानने में आया है कि अदम किसी लड़की को पसंद करता है। क्या ये वही लड़की है जिसकी तस्वीरें तुम्हारे बंधु ने मुझे भेजी थी? अगर वही है तो पता लगाओ। मैं चाहता हूँ अब अदम की शादी कर दी जाए ताकि ये दोबारा कहीं ना जा सके। सईद जबील और भी कुछ बोल रहे थे। वो सुनने के काबिल कहाँ रहा था। उसकी नज़र सामने ग्लास विंडो से नजर आते उस वजूद पर पड़ी जो बेसुध सो रही थी। हाँ, वो वापस आ गया था। और उसकी कीमत हाथ को भी चुकानी थी, भारी कीमत। और वो चुका रही थी, अपना आप भूलकर, जिसकी वजह से वो वापस आया था। उसे वापस लाने वाले दो ही थे, और दोनों अपनी अपनी जगह जिस तकलीफ से गुजर रहे थे, ये सईद जबील कभी नहीं जान सकते थे। बहुत भारी कीमत चुकाई है मैंने अदम को वापस लाने की सईद जबील साहब। एक ऐसी लड़की को खो दिया जिसकी मैं पहली मोहब्बत था। वो फोन को देखता होले से बड़बड़ाया। उसकी जैकेट उसके बाएं बाजू पर पड़ी थी। वो चलता हुआ विंडो के करीब आया। वो नशा और दवाओं के सेहरे से सो रही थी, और उसे सोता देखना उसका पसंदीदा मशगला था। दाइमा अपने कमरे में थी जब अदम उसके पास आया। उसे दरवाजे पर दस्तक दी। वो लैपटॉप खोले काम करने में मगन थी। अदम भैया, आप अंदर आ जाए। उससे लैपटॉप साइड पर रख दिया। तो ये तुम्हारा कमरा है? वो इतने दिनों में पहली बार उसके कमरे में आया था। वो यहाँ आ गया था, पर यहाँ कैसे रह रहा था ये वही जानता था। उसे नशे की लत थी। अक्सर उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती कि डॉक्टर को बुलाना पड़ता। जबील खानदान में सब परेशान थे, लेकिन खुश भी थे कि उसकी ये आदत आहिस्ता आहिस्ता छूट रही थी। कभी कभी वो बुरी तरह तड़पता था। कभी कभी वो बेहोशी या नींद की हालत में कुछ बोलता था। कभी कभी किसी का नाम लेता था। अब तक किसी ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा था। वो ठीक हो रहा था। हवेली में ही उसका पूरा इलाज चल रहा था। अचानक उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी उस तस्वीर पर पड़ी जो काफ़ी पुरानी थी। दाइमा छोटी सी थी और एक सूट दुपट्टा लिए बैठी थी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। उसके दोनों हाथों पर मेहंदी लगी थी। ये तुम्हारे पास अब तक है? वो तस्वीर उठाकर देखने लगा। उसे देखकर दाइमा मुस्कुरा दी। ये हानम चची का दुपट्टा है, जब बड़े बाबा ने मेरी और अब्दुल की मंगनी। वो बोलते बोलते अचानक चुप हो गई। दिल को धक्का सा लगा था। सहम अभी ताज़ा था। अक्सर उससे खून रसने लगता था। व्हाट रबिश। ऐसा साया हंसा, और जैसे ही उसकी नजर दाइमा पर पड़ी, वो चौंक गया। दाइमा का चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। आर यू ओके? उससे दाइमा से पूछा तो वो जबरदस्ती मुस्कुराई। अब ये मत कहना तुम बचपन के उस रिश्ते में बंधी बैठी हो। अदम ने जैसे ही कहा तो दाइमा ने सर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। व्हाट द हेल? उससे दाइमा को कंधे से पकड़कर बेड पर बिठाया। क्या हुआ है मुझे बताओ। अदम ने पूछा तो दाइमा ने अपने आंसू छुपाने की नाकाम सी कोशिश की। रिलैक्स हो जाओ दाइमी। उसके कहने पर दाइमा ने गहरा सांस लिया। क्या आप भी जानते हैं कि अब्दुल जिंदा है? सवाल ऐसा था कि इस बार अदम के चेहरे का रंग उड़ा था। वो कैसे भूल सकता था वो शाम जब उसने ईमान को अब्दुल के साथ देखा था। उसे अपने सीने के मुकाम पर चुभन का एहसास हुआ। कितना मुश्किल था इस तकलीफ को सहना। वो काफ़ी मशहूर सिंगर है, मैंने उसे अक्सर टीवी पर देखा है। पर तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कोई।
उसने दाइमा को रिलैक्स करने की कोशिश की, पर वो पूरा सच से नावाकिफ था। क्या आपको किसी से मोहब्बत हुई है? अगले सवाल पर वो चौंक गया, फिर हंस दिया। उसकी हंसी में दर्द था। हाँ, हुई है। वो बेड से कुछ फासले पर रखे उस सिंगल सीटर सोफे पर बैठा था, जिस पर कुछ देर पहले दाइमा बेटी काम कर रही थी। कितनी बार? अगले सवाल पर उसकी हंसी बेसाख्ता थी। एक ही बार। उससे पहले और उसके बाद? दाइमा के सवाल अब उसे तकलीफ दे रहे थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उससे पहले जो था वो मोहब्बत नहीं थी, और उसके बाद तो बस दर्द ही दर्द है। वो सच बोल रहा था। उसकी सुरमाई आंखें उसका साथ दे रही थीं। कहाँ है वो लड़की अब? और नाम क्या है उसका? एमा की शादी हो चुकी है। उसने एक ही बात में दोनों सवालों के जवाब दे दिए। दाइमा को बेख्तियार उस पर तरस आया था। क्या वो बहुत खूबसूरत थी? वो मुतजस्सिस सी, उस लड़की के बारे में जानने को जिससे अदम जबील ने मोहब्बत की थी। उसके सवाल और उसके अंदाज पर वो फिर से हंसा। तुम अब काम करो, बाकी बातें बाद में होंगी। वो उठकर उसके सर पर चपत लगाता दरवाजे की जाने बढ़ गया। आपने उसे जाने क्यों दिया? अब से दाइमा की आवाज़ उभरी और उसके कदम रुक गए।